जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्पुतनिक इंडिया से आई एक रिपोर्ट के बारे में। स्पुतनिक इस समय कुछ ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर चुका है जिसने भारत के डिफेंस गलियारे में एक नई डिबेट को ट्रिगर किया है। अब मैं ये अगर आपसे कहूँ कि ये डिबेट नई है तो शायद ये थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये रिपोर्ट सत्यता का रूप अवश्य लेगी। बस देखना यह है कि हम उस दिन के लिए कितने तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान को अब चाइना ही नहीं बल्कि तुर्की से भी जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसमें एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ पर एक तरफ अभी अटकलें लगाई जा रही थी कि चाइना का जो J-35 है ये पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, और उन्हीं अटकलों के बीच में अब तुर्की का जो कान फाइटर जेट है इसका नाम सामने आया है। यहाँ पर इस समय सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई तुर्की पाकिस्तान को ये जेट देने वाला है, और अगर देता है तो क्या एशिया में एक नया पावर इम्बैलेंस होगा, या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक इल्यूजन है जिससे भारत को इस समय घेरने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, रूसी मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को तुर्की का कान फाइटर जेट 2028 से 2029 तक मिल सकता है। और ये जो तारीख या साल बताया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा क्यों है, अभी हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। इस खबर को ऐसे पेश किया गया है जैसे पाकिस्तान जल्द ही स्टेल्थ फाइटर क्लब में एंट्री पाने वाला है। एक तरफ अगर ये रिपोर्ट J-35 को लेकर कही गई होती तब भी इसमें कुछ परसेंट हम भरोसा कर सकते थे, लेकिन कान फाइटर का नाम लेने के बाद ही अपने आप में संदेह आता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि सवाल ये है कि क्या ये टाइमलाइन वाकई रियलिस्टिक है, या फिर ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है जो ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी अलग है। आइए समझते हैं थोड़ा पूरा मामला क्या है। कान, जिसको हम पहले TFX के नाम से जानते थे, ये तुर्की का एम्बिशियस फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है। खासियतों की बात करें तो इसमें हमें ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, एडवांस रेडार देखने को मिलता है। इसके अलावा सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज, ये सब देखने को मिलती है। तुर्की का लक्ष्य क्लियर है कि वो F-35 जैसी कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट विकसित करेगा, लेकिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और उससे भी जरूरी सवाल अब ये है कि कान कितना तैयार है। सच्चाई ये है कि कान फाइटर जेट अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है। प्रोटोटाइप तो बना है लेकिन लिमिटेड टेस्टिंग उसकी हुई है, और फुली ऑपरेशनल टेस्टिंग अभी बाकी है। अगले जो प्रोटोटाइप हैं 2026 के अंत और 2027 के शुरुआत में 27 की शुरुआत में देखने को मिलेंगे। और एक बात याद रखिए, किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल बनने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप F-35 या J-20 के भी एग्जाम्पल देख लें तो इन्होंने एक लंबा समय अपने डेवलपमेंटल टाइमलाइन में गुजारा है। तो क्या कान फाइटर वाकई इतनी जल्दी एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएगा? इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। उसका एक कारण भी है। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि कान फाइटर जेट इस समय तैयार तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें सबसे बड़े फैक्टर की, तो कान अगर पाकिस्तान को ऑफर कर भी दिया जाता है तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा? अनुमानित लागत कान की बात करें तो इसकी यूनिट कॉस्ट तकरीबन $100 मिलियन की होने वाली है। और अगर 40 एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान लेने की तरफ जाता है तो तकरीबन $6 बिलियन से ज़्यादा उसको खर्चा करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वेपन, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो शामिल ही नहीं किया। और अगर हम इनको ऐड कर लें तो टोटल कॉस्ट अराउंड $10 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। और एक नज़र आइए पाकिस्तान की इकोनॉमी पर डाल लेते हैं कि क्या पाकिस्तान उस स्थिति में है कि वो इतनी बड़ी और महंगी परचेज कर सके। देखिए, पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व काफ़ी लिमिटेड है, डेब्ट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। जो देशों ने इनको लोन दिया है वो ऑलरेडी इनसे लोन वापस मांगने का दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा IMF पर इनकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से है। तो ऐसे में इतना बड़ा डिफेंस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए पॉसिबल हो सकता है या नहीं, ये अपने आप में भी एक सवाल है। और एक बार को हम मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान कान फाइटर जेट को खरीद भी लेता है, तो क्या उसे ऑपरेट करना आसान होगा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना पाकिस्तान का J-35 स्टेल्थ फाइटर भी लेना चाहता है, और दो अलग अलग स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को मैनेज करना पाकिस्तान के लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अलग अलग मेंटेनेंस सिस्टम, अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और अलग अलग सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, ये ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पाकिस्तान को कई गुना ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। अब आइए मेन मुद्दे पर बात करते हैं। क्या भारत को इससे चिंताग्रस्त होना चाहिए? क्योंकि रिपोर्ट्स का सार ही यही है कि भारत को इस समय जल्दी से जल्दी फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्लब में अपने आप को एंटर करवाना है। देखिए, बात कहीं ना कहीं सही है कि भारत को फिफ्थ जन फाइटर तो चाहिए, लेकिन अगर आप इस फैक्टर को लेकर डिसीजन लेने वाले हैं तो यहाँ पर तो ये जल्दबाजी होगी। भारतीय वायुसेना निसंदेह फिफ्थ जन फाइटर की तरफ देख रही है, और इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते कि रूस और भारत के बीच में कुछ तो बातचीत चल रही है। वरना ऐसे ही नहीं रशियन ऑफिशियल्स और इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से सामने मीडिया में आकर के बयान दिए जाते। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि हम 2028 से पहले ही FGFA डिप्लॉय कर लेंगे, तो ये हमारे लिए भी लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
अगर हम बेस्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं SU-57 फैलन का, तब भी हमारे पास रूस के दावे के हिसाब से अगर हम बने बनाए फाइटर जेट भी लेंगे तो 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में ही वो हमें मिलने शुरू होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप कान फाइटर अगर उनको 2027 में मिल रहा है या 28 में मिल रहा है तो उससे पहले आप बहुत बड़ी फ्लीट ला के खड़ी कर देंगे। भारत यही कोशिश कर रहा है कि पहली बात तो अगर हम इनको लेना भी पड़ा 5th जन फाइटर तो वो एक आंतरिक समाधान के अंतर्गत होगा, ना कि बड़ी संख्या में। हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो एमका का है और एमका पर जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है बहुत जल्दी हमें बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिलने वाली हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई स्पुतनिक इंडिया की ये रिपोर्ट सच हो सकती है या भारत को अपनी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें बदलाव करते हुए फाइटर्स को जल्दी लेना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।